हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिवर्सिटी। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं अपनी द मैथ्स मेहम सीरीज का लेक्चर नंबर 4। तो इस सीरीज में हम करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपके 2026 में आने वाले एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे और दूसरे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनका जो कॉन्सेप्ट है उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज भी कुछ अच्छे सवाल हम आपके लिए लेके आए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्नीचर की दुकान में एक कुर्सी एक्स रुपए में बेचती है, ठीक, जिसमें 20% का लाभ होता है। त्योहार के मौसम में वे कुर्सी के विक्रय मूल्य को 1.5x कर देते हैं, मतलब 1.5 गुना कर देते हैं। वे फिर इस बढ़ाए गए चिन्हित मूल्य पर 20% का विशेष छूट प्रदान करते हैं। ठीक है, 20% की विशेष छूट प्रदान करते हैं। त्योहार के मौसम के दौरान स्टोर द्वारा कितना प्रतिशत लाभ कमाया जाएगा? ठीक है, हमें कुर्सी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी और ना हमसे कुर्सी की एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है। हमसे तो खाली ये पूछा है कि कितने परसेंट चेंज होगा, मतलब परसेंट में पूछा है हमसे कि कितना लाभ होगा। तो अगर हमें एग्जैक्ट नहीं दी तो सबसे आसान क्या है, हम कुर्सी की सीपी कितनी मान लिया सीपी कितनी है 100। ठीक है, उसने क्या किया, इस पे 20% लाभ ले लिया, तो एसपी कितना हो गया 120। त्योहार के मौसम में वे कुर्सी के विक्रय मूल्य को 1.5x कर देते हैं। 1.5x मतलब 1.5 गुना, ये हो गया 1.5x। तो ये पॉइंट से जीरो कट गया। ठीक है, 15 दूनी 30 का जीरो हासिल लगे 3, 15 और 3 18, मतलब 180 रुपए अब कुर्सी का एसपी हो गया। ठीक, वे इस बढ़ाए गए चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट देते हैं। अब इस पे अगर 20% की छूट दे दी तो इसका 20% घटा दिया तो कितना बचेगा 80%। 180 का 80% कितना होगा 18 8 144, दो जीरो से नीचे वाले दो जीरो कट जाएंगे, तो ये कितना हो गया 144। ठीक है, छूट के बाद 144 रुपए की वो कुर्सी बिकेगी। त्योहार के मौसम के दौरान स्टोर द्वारा कितना प्रतिशत लाभ कमाया जाएगा? ठीक, अंतिम मूल्य क्या हो गया, ये लेके हम कितने की आए थे 100 की। अब 100 मानने पे ये आसानी हुई ना, हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। 100 की लाई थी, 144 की बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ 44 का, कितने पर 100 पर, इनटू 100, 100 से गया 100, ऑप्शन नंबर ए 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक टैंक में घोल ए बी और सी का मिश्रण 6:9:5 के अनुपात में है। इस मिश्रण के 30 लीटर बाहर निकाल लेते हैं। फिर टैंक में 12 लीटर घोल ए और 8 लीटर घोल सी डाल दिया जाता है। ठीक, यदि घोल की परिमाण मात्रा घोल बी की परिमाण मात्रा से 18 लीटर कम है डालने के बाद, ठीक है, तो टैंक में प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी थी? ठीक, टैंक में ए बी सी का रेशियो कितना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, कितना रेशियो है 6:9:5। इस मिश्रण के 30 लीटर को बाहर निकाल लेते हैं। अब एक बात सोचो, इस मिश्रण का हमने 30 लीटर बाहर निकाल लिया, तो 30 लीटर बाहर निकालने के बाद जो मिश्रण बचा उसमें क्या रेशियो चेंज होगा? नहीं होगा। कैसे? मान लो आपके पास कुछ दूध है, आपने उस दूध में पानी मिला दिया। ठीक, पानी मिलाने के बाद जब उस पानी मिले हुए दूध का कुछ हिस्सा आपने दूसरी तरफ निकाला, तो क्या जो दूध बचा उसमें बर्तन में पानी वाला दूध निकालने के बाद, तो क्या उसमें पानी का रेशियो बदल गया? नहीं बदला ना। और जो आपने बाहर निकाला उसमें भी पानी का रेशियो बदला नहीं, मतलब दोनों जगह रेशियो सेम ही है। तो इस तरह से अगर कोई एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में से अगर आप कुछ लीटर बाहर निकाल लो, तो बाहर निकालने के बाद भी जो मिक्सचर बचा उसमें हर चीज का रेशियो सेम ही रहेगा। तो ये जो 6:9:5 है, ये 30 लीटर निकालने के बाद का रेशियो है। ठीक, 30 लीटर निकालने के बाद क्या रेशियो है 6:9:5। इसको मैं ऐसे लिख लूं 6A 9A और 5A। ठीक, और फिर क्या हुआ, फिर टैंक में 12 लीटर घोल ए और 8 लीटर घोल सी डाल दिया, तो घोल ए की परिमाण मात्रा घोल बी की परिमाण मात्रा से 18 लीटर कम है। अब ये कैसे जस्टिफाई होगी इक्वेशन? ऐसे होगी जैसे ए है 6A, इसमें क्या किया 12 लीटर और डाल दिया, तो अब ये बराबर है किसके,
ये बी की परिमाण मात्रा से 18 लीटर कम है। बी कितना है? 9 है। इससे कितने कम है ये इससे ये कितना कम है? 18 लीटर। तो इसमें से 18 अगर हम घटा दें तो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, 6 से इधर जाके घट जाएगा, ये कितना हो गया? 3 है। 18 इधर आके जुड़ जाएगा, कितना हो गया? 30। 3 इज इक्वल टू 30, ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 10। यहाँ से हमें ए की वैल्यू आ गई 10। अब यहाँ पे देखो टोटल वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई फिर? 9, 5 14 और 6 20, 20 ए हो गया ये। 20 ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू है 10, तो 20 ए की वैल्यू आ गई 200। लेकिन हमने ये जो 6 ए 9 ए और 5 ए लिखा था, ये 30 लीटर निकालने के बाद लिखा था। तो अब इस 30 लीटर को भी इसमें मिला दो, क्योंकि उसने हमसे प्रारंभिक मात्रा पूछी है ना। तो हमने 30 लीटर मिला दिया, तो ये कितना आ गया? 230। मतलब हमारे टैंक में प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी थी? 230 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि तीन दोस्त एबीसी एक गोल ट्रैक पर साइकिल चला रहे हैं जिसकी परिधि 3 किलोमीटर है। वे सभी 9 बजे सुबह एक ही स्थान से शुरू करते हैं और एक ही दिशा में क्रमशः 9 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करते हैं। यदि वे 1 बजे तक साइकिल चलाते रहे तो वे कितनी बार सभी तीनों शुरू के बिंदु पर मिलेंगे? अब आप एक चीज देखो, मान लिया ये है वो गोलाकार पथ, गोल ट्रैक है, ठीक है। मान लो यहाँ से वे सुबह के 9 बजे शुरू करते हैं। ये कितनी है इसकी डिस्टेंस? 3 किलोमीटर। ठीक है, एक की स्पीड क्या है? 9, एक की है 12, एक की 15। 1 बजे तक उन्होंने साइकिल चलाई, तो वे कितनी बार ठीक यहीं पे आके मिलेंगे? ठीक, अब कितनी बार ठीक यहीं पे आके मिलेंगे? अब आप एक चीज देखो, मान लो एक को लगता है 3 मिनट, एक को लगता है 2 मिनट, ऐसा मान लो एक बार, ठीक है। तो ये जो 3 मिनट वाला है, ये एक चक्कर मारा 3 मिनट में, दूसरा चक्कर मारा 6 मिनट में, मतलब ये 6 मिनट में यहाँ आ जाएगा। ये जो दो वाला है, पहले एक चक्कर मारा इसने 2 मिनट, फिर एक चक्कर मारा 4 मिनट, फिर एक और चक्कर मारा 6 मिनट। इसका मतलब ये भी 6 मिनट में आ गया। इसका मतलब है छठी मिनट खत्म होगी तो ये दोनों सेम इस पॉइंट पे आ जाएंगे। इसका मतलब छठी मिनट में ये दोनों मिलेंगे। ठीक, इसका मतलब अगर हम 3 और 2 का एलसीएम ले लें, तो जो एलसीएम लेके जो टाइम आएगा, क्या वो टाइम वो नहीं होगा जिस टाइम पे वे दोनों मिलेंगे? बिल्कुल होगा। तो क्या करना है हमें? हमें सिंपली कुछ नहीं करना, हमें टाइम निकाल के उसका एलसीएम लेना है। ठीक, तो आप पहले देखो ए को कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन कुल स्पीड। ठीक है, तो एक ए को कितनी डिस्टेंस चलनी है? 3, और ए की स्पीड कितनी है? 9। ठीक है, तो 9 की स्पीड से 3 चलना है, तो टोटल उसको कितना टाइम लगेगा? 1/3 आवर। या आवर को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ गया? 20 मिनट्स। ए को लगेगी 20 मिनट्स। सिमिलरली बी को कितनी लगेगी? 3/12, 1/4 इंटू 16 कितनी लगेगी? 15 मिनट्स। सिमिलरली सी को कितनी लगेगी? सी इज इक्वल टू 3/15, 1/5 इंटू 60, इसको कितनी लगेगी? 12 मिनट। अब आप एक चीज देखो, ये एक चक्कर 12 मिनट में लगाएगा, ये एक चक्कर 15 में, ये एक चक्कर 12 में। ठीक, तीनों का एलसीएम क्या है? 20 दूनी 40, 20 या 60, तीनों का एलसीएम आ गया 60। मतलब ये तीनों एक साथ भागना शुरू करेंगे, लेकिन जब 60वीं मिनट खत्म होगी तो इसका तीसरा चक्कर होगा, इसका चौथा होगा, इसका पांचवा होगा। चक्कर कौन सा होगा उसने हमसे पूछा नहीं है क्वेश्चन में, तो इस चीज से कोई मतलब नहीं कौन सा होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 60वें मिनट के एंड में ये तीनों लोग इस पॉइंट पर खड़े होंगे, यहाँ से भागना शुरू करेंगे तो 60 मिनट के एंड में इस पॉइंट पर खड़े होंगे। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, इसका मतलब ये 1 घंटे में एक बार मिलेंगे। ठीक है, तो कितने बजे इन्होंने भागना शुरू किया? 9 बजे तक। 9 बजे से कितने बजे तक भागे? 1 बजे तक। तो टोटल कितने घंटे हो गए इनको? 10, 11, 12, 1, टोटल 4 घंटे हो गए इनको। 1 घंटे में कितनी बार मिलते हैं? एक बार। तो 4 घंटे में कितनी बार मिलेंगे? 4 बार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विराट द्वारा पहली पारियों में बनाए गए औसत रन 65 है। विराट कोहली है, एवरेज 65 तो नॉर्मल है इसके लिए। उसकी 13वीं पारी के बाद उसका औसत 2 रन कम हो जाता है।
यदि 14वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए रन जोड़ दिए जाते हैं और पहली पारी में उसके द्वारा बनाए गए रन निकाल दिए जाते हैं तो उसका औसत 60 रन हो जाता है। 14वीं पारी में उसने 13वीं पारी में बनाए गए रनों से 6 रन अधिक बनाए, तो पहली पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों को ज्ञात कीजिए। ये काफी अच्छा कैलकुलेटिव और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो फिर कुछ नहीं है क्वेश्चन ये। अगर बेस से करने जाओगे तो ऐसे करना पड़ेगा कि 12 इंटू 65 टोटल रन निकाल लिए, उसके बाद 13वीं पारी के बाद औसत 2 कम हो गया तो 13 इंटू 65 माइनस 2 कितना आया 63, 13 इंटू 63 करोगे। ठीक, उसके बाद डिफरेंस लोगे दोनों का, 13 पारी का आ जाएगा रन। फिर बोलोगे 14वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए रन 13वीं पारी में बनाए गए रन से 6 अधिक हैं, तो 13वीं के रन पहले पता चल गए, फिर उसमें 6 जोड़ के 14वीं के रन निकालोगे और उसके बाद उसको आगे सोल्व करोगे। लेकिन ऐसे नहीं करना। करना कैसे, एक चीज सोचो, दिमाग में ज्यादा सोचना है। ठीक, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वो चीज दिमाग में सोचो। 12 पारियों में एवरेज कितना है, हालांकि मैं लिख रहा हूँ लेकिन ये चीज तो दिमाग में चलनी चाहिए। 65 रन, 12 पारी में 65 रन है। 13वीं पारी के बाद उसका रन ओके औसत कितना कम हो गया, 2 कम हो गया। मतलब औसत 2 कम होने का मतलब क्या है, औसत 2 कम होने का मतलब ये है कि 12 पारियों में उसके 65 रन थे। मतलब एक तरह से एवरेज का मतलब ये है कि 12 की 12 पारी में उसने 65 रन अगर वो बनाता तो 65 एवरेज होता। मतलब हर एक में 65 65 65 उसके होते। लेकिन 13वीं पारी के बाद उसका एवरेज 2 रन कम हो गया। मतलब 13वीं पारी के बाद एवरेज कितना हो गया, 63 हो गया। अब 63 का मतलब क्या है, 13वीं पारी के बाद 63 का मतलब है कि अब हर एक पारी में उसके रन 63 63 63 63 हैं। तो आप एक चीज देखो, उसको हर एक इनिंग में कितने रन का नुकसान हुआ, हर एक इनिंग में उसको कितने रन का नुकसान हुआ, 2 रन का नुकसान हुआ। उसके हर एक इनिंग में 2 रन घट गए, तो टोटल उसके कितने रन घट गए, ये कितना है 13। तो 13 इंटू अगर मैं 2 करूं कितना आ गया 26। इसका मतलब उसने 13वीं पारी में 26 रन कम बनाए जो उसका नॉर्मल एवरेज था। 26 रन उसने कम बनाए तभी तो उसको 26 का नुकसान हुआ। 26 का नुकसान हुआ मतलब 13 से हमने 26 को डिवाइड किया तो 2 आ गया। मतलब हर एक पारी में से 2 का नुकसान हो गया। मतलब 13वीं पारी में उसको 26 का नुकसान हुआ। तो इस 26 का मतलब ये है कि अगर हमने 65 में से 26 घटाया तो कितना आया 39। इसका मतलब उसने 13वीं पारी में 39 रन बनाए, अपने नॉर्मल एवरेज से 26 रन कम बनाए। इसका मतलब उसने 13वीं पारी में 39 रन बनाए। ठीक, तो यहाँ पे लिखें, यहाँ से लिखना था आपको। ठीक, ये सब तो दिमाग में करने की चीज थी। 13th इनिंग में उसने कितने बनाए 39। ठीक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 14th इनिंग में कितने बनाए उसने, 14वीं पारी में उसने 13वीं पारी में बनाए गए रनों से 6 रन अधिक बनाए। कितने बनाए उसने 45। ठीक है, 14 पारी में 45 बनाए। अब उसने क्या बोला है, एक कंडीशन दी है कि यदि 14th पारी में उसके द्वारा बनाए गए रन जोड़ दिए जाते हैं और पहली पारी में बनाए गए रन निकाल दिए जाते हैं तो उसका औसत 60 रन हो जाता है। मतलब शुरू की 13 इनिंग में उसका एवरेज कितना है भाई, 12 में 65 था, 13 में 2 घट के 63 हो गया था। ठीक है, 13 में 2 घट के 63 हो गया था। अब आप देखो, पहली पारी तो निकाल दी, लास्ट वाली पारी जोड़ दी। अब लास्ट वाली पारी जोड़ी तो एक निकाल के एक ही जोड़ी है, इनिंग तो टोटल 13 नहीं, लेकिन एवरेज कितना हो गया 60। एवरेज कितना हो गया 60। तो ये जो 13 इनिंग है, इन 13 इनिंग का कितने का नुकसान हो गया, 3 का नुकसान हो गया। इन 13 इनिंग का कितने का नुकसान हो गया, 3 का नुकसान हो गया। तो 13 इंटू 3 39। मतलब ओवरऑल उसके रन में 39 का नुकसान हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी फर्स्ट इनिंग थी ना, वो उसकी 14th वाली इनिंग से 39 रन ज्यादा थी। ठीक है, तभी तो उसको घटाने पे 39 का नुकसान हुआ। मतलब उस इनिंग के रन घटाए और 14th इनिंग के रन जोड़ दिए तो 39 का नुकसान हो गया। तो अगर हम इसमें 14th इनिंग में 39 रन जोड़ दें तो 9 5 14 का 4 हासिल लगाए, 4 3 7 और 1 8। मतलब उसने फर्स्ट इनिंग में 84 रन लगभग
बनाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x-4 महिलाएं एक काम को 56 दिनों में पूरा करती हैं। x-7 पुरुष समान काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच का अनुपात 8:5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे मेल रेशियो फीमेल कितना है, 8:5। क्या बोला है, वर्ग तो दोनों का समान ही है। x-4 महिलाएं हैं, x-4 ये महिलाएं हैं, हर एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 5 इंटू 5। एक काम को कितने दिन में पूरा करती हैं, 56। ठीक, ये काम किसके बराबर है, काम तो उसी के बराबर है, पुरुष के। पुरुष भी तो सेम ही काम करेंगे। x-7 पुरुष है, हर एक पुरुष की क्षमता 8 है और हर एक पुरुष इस काम को 50 दिन में पूरा करता है। ठीक, x का मान बताना है, खाली ये सोल्व करना है, x का मान आ जाएगा। ये गया इससे 10 बार, 8 से गया ये 7 बार। ठीक, तो ये कितना आया, 7x - 28 इज इक्वल टू 10, ये आ गया 10x - 70। इसको इधर जाके अगर मैं घटा दूं तो कितना आया, 3x, और इसको अगर इधर जाके घटा दूं तो 28 और 2 30, 30 और 40 70, तो 3x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू आ गया 14। ठीक, x की वैल्यू आ गई 14, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक दुकानदार 3 वस्तुएं ए, बी और सी को क्रमशः 17% लाभ, 10% हानि और 25% लाभ पर बेचता है। यदि दुकानदार तीनों वस्तुओं को समान कीमत पर बेचता है तो तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य तीनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य से अनुमानित कितने प्रतिशत कम या अधिक है। यहाँ पे एक चीज देखो, उसने दिया है कि एसपी समान है। अगर एसपी समान है तो हम सीपी निकाल सकते हैं। एसपी समान है तो सबसे आसान चीज क्या होगी, आगे की कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एसपी को 100 मान लो। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो होगी क्योंकि यहाँ पे 17% की फ्रैक्शन वैल्यू दे दी। अगर एसपी 100 है तो जो ए है जिसको इन्होंने 100 में लाके 117 में बेचा है, ठीक, क्योंकि 17% का लाभ था, तो 117 की वैल्यू यहाँ कितनी है, 100। हमने एसपी 100 माना है इसलिए ये 117 की वैल्यू हो गई। 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे निकालें, 117 की वैल्यू कितनी होगी, 10,000, क्योंकि ऊपर 10,000 बनेगा। 117 17 अट्ठे 136 8, ये आगे 136, 8 एकम 8 और 1 9, कितना बचा 640, 5 बार जाएगा लगभग, ये आगे 5, 17 पंजे 85 और 5 एकम 5। ठीक है, 10 में से 5 गए 5, 13 में से 8 गए 5, लगभग ये बचा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ लगभग 85.5 मान लो। ठीक, नेक्स्ट बी की देखो, बी की क्या है, 10% हानि, 10 से 10 की लाया मतलब 9 में बेच दिया, तो इस 9 की वैल्यू कितनी होगी, 100। तो 100 अगर 9 की वैल्यू है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब 1000/9 हो गया। ये तो सिंपल पता ही है, 111.11 आएगा। इस तरह से सी 25% लाया, मतलब 4 की लाया 5 में बेच दी, इस 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 100। तो 100 अगर 5 की वैल्यू है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 5 से 100 गया 20 बार, 20 चौक 80। ठीक, तो टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी कितना हो गया, 85.5 प्लस 111.1 प्लस 80, तो ये कितना हो गया, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 8 8 16 और 1 17, और ये आ गया 1, और एक इसमें हासिल जोड़ दिया, आ गया 2। अब उसने क्या पूछा है, तीनों वस्तुओं का सीपी तीनों वस्तुओं के एसपी से अनुमानित कितने प्रतिशत कम या अधिक है। एक वस्तु का एसपी हमने कितना माना 100, तो 3 वस्तुओं का एसपी कितना हो गया 300। अब ये देखो ये 100 से कितने परसेंट कम या अधिक है, तो हमें तो कम दिख रहा है 100 से, कितना दिख रहा है, 300 में से अगर 276.6 गया तो कितना आया, ये आगे 0.4, ये हो गया 277, 77 और 3 80, 80 और 20 100, मतलब ये 23.4 कम है। तो ये 23.4 कम है 300 से, तो कितने परसेंट कम है, तो इसको यहाँ पे 300 रख दूं और यहाँ पे कर दूं 100, यहाँ से इसका परसेंटेज निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गए। अगर यहाँ पे 24 होता तो ये पूरा कितनी बार जाता, 8 बार, लेकिन ये 24 से हल्का सा कम है, तो इसका मतलब आंसर भी 8 से हल्का सा कम होगा, और 8 से हल्का सा कम होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए,
क्योंकि ये 8 से हल्का सा कम है, और ये बता भी लेस रहा है क्योंकि ये लेस ही है। 8%, मतलब ये लेस ही तो हुआ यहाँ पे। टोटल एसपी 300 था तो सीपी इससे लेस है। कितना लेस है? 7.81%। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक बेलनाकार सजावटी फूलदान 4 स्तरीय बेलनाकार परतों के साथ डिजाइन किया गया है। परतों की ऊंचाई आरोही क्रम में है। निचली परत की ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है और प्रत्येक अगली परत पिछली से 5 सेमी ऊंची है। यदि फूलदान का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है तो तीसरी परत के शीर्ष तक भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक चीज तो पहले ये हो रहा होगा कंफ्यूजन कि पिछली परत अगली परत से 5 सेमी ऊंची है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लो ये है एक बेलनाकार टाइप का बर्तन है, मान लो, ठीक है, ऐसे करके है ना, बेलनाकार ये है, ठीक। ये होगी रेडियस, ये हो गया इसका तल। निचली परत 2.5 सेमी है, मान लो ये परत कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 2.5। अब अगली परत कितनी होगी पता है? प्रत्येक अगली परत पिछली परत से 5 सेंटीमीटर ऊंची है। मतलब अगर ये 2.5 है ना, तो 2.5 में 5 जोड़ा कितना आया? 7.5। ये होगी 7.5। अब इसमें 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? ये होगी 12.5। ठीक है। अब ये हो गया इसका ऊपर वाला, इसको यहाँ लाइन खींच ले। टोटल 4 परत है ना, तो ये कितनी होगी? 1 2 3। तो अगली वाली परत कितनी होगी? 12.5 में 5 जोड़े तो 17.5। आ गई बात समझ में? यहाँ से यहाँ तक की है 17.5, यहाँ से यहाँ तक की है 12.5। इंडिविजुअल अलग अलग परत की बात हो रही है। ये 7.5 है और नीचे वाली है 2.5। प्रत्येक अगली परत पिछली परत से 5 सेंटीमीटर ऊंची है, ठीक। 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थित नहीं है, उस परत की लेंथ पिछली परत की लेंथ से 5 सेंटीमीटर ऊंची है। कहने का मतलब ये है। अब उसने बोला यदि फूलदान की घुमावदार सतह का क्षेत्रफल या फिर इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेस इज 880। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2πRh इज इक्वल टू 880, ठीक। तो इसकी वैल्यू रखे थे 2 × 22/7। आर हमें पता नहीं, एच देखो कितना होगा। ये कितना हुआ? 17.5। ये 12.5, ये 7.5 और 2.5। तो 17 और 12 कितना हुआ? 29। 29, 7 और 2 9। 29 और 9 कितना होता है? 29 और 9 38। आधा 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 आधा, मतलब 2 हो गए। 38 और 2 40, तो ये आ गया 40। टोटल हाइट आ गई 40 इंटू 880। एक जीरो से एक जीरो गया, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, ठीक है। 2 चला गया, इस 2 से ये 4 चला गया 2 बार। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2। ये आ गई आर की वैल्यू। अब उसने आगे क्या पूछा है? आगे पूछा है कि तीसरी परत के शीर्ष तक भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो तीसरी परत के शीर्ष मतलब यहाँ तक पानी कितना भरा जाएगा? तो यहाँ तक भरे जा सकने वाले पानी का वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। पाई की वैल्यू हमें पता ही है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या आ गई? 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच की वैल्यू आ गई 12 और 7 19, 19 और 2 21, और एक आधा था, एक हो गया 22, ये आ गया 22.5, ठीक। 7 से 7 गया, 2 से 22 गया 11 बार। अब 22.5 इंटू 7 करना है, मतलब 225 इंटू 7 करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, 200 सत्ते 1400, 25 सत्ते 175। तो 1400 और 175 जोड़ो तो क्या आ गया? 15 से 75। 1575, एक के बाद पॉइंट था तो पॉइंट लगा दिया, मल्टीप्लाई में 11 अपॉन में 2, ठीक। 1575 इंटू 11, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे 5, 11 सत्तर 77 और 5 82 का 2 हासिल लगे 8, 11 पंजे 55 और 8 63 का 3 हासिल लगे 6, 11 और 6 17, ठीक, अपॉन 2, एक के बाद पॉइंट था। तो अगर इसको आप डिवाइड करें तो 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 छंग 12 0.25, 866.25 एग्जैक्ट उत्तर आया ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एक मिश्रण में 36% पानी और शेष दूध है।
यदि मिश्रण का 200 लीटर निकाल दिया जाए और उसकी जगह पानी डाल दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 16:29 हो जाता है। मिश्रण के प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब आप एक चीज देखो, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, मान लो 36% पानी और शेष दूध है, तो मिल्क रेशियो वाटर का क्या रेशियो है? 36% पानी है, इसका मतलब 36% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 9.25, तो मतलब 9 पानी है तो मिल्क कितना होगा? 16। 9 पानी है तो 16 मिल्क होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, मान लो हमने 200 लीटर निकाल दिया, तो 200 लीटर निकालने के बाद भी तो सेम ही रेशियो रहेगा। बिल्कुल रहेगा। तो ये 200 लीटर निकालने के बाद है, माइनस 200 लीटर निकाल दिया, उसके बाद 16:9 है। अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, कुछ पानी डाल दिया तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो गया? 16:29 हो गया। ठीक, अंतिम रेशियो में। तो अब देखो आपने क्या डाला था? पानी। पानी डाला था तो पानी ही बढ़ा है। दूध क्या है? दूध तो सेम ही है। दूध सेम है बिल्कुल। तो ठीक है, कितना बढ़ा पानी? 20 यूनिट। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 200 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 10 लीटर। क्या पूछा है? मिश्रण के प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो मिश्रण के प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है? 60, 16। तो एक की वैल्यू अगर 10 है तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 160। तो क्या ये आंसर हो गया? नहीं, ये आंसर नहीं है। पहली बात तो ये यहाँ की वैल्यू है, ठीक। 16 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 160। लेकिन यहाँ पे 200 लीटर निकाला हुआ है, तो ये जो 200 लीटर निकाला था, इसमें 36% पानी था, तो दूध कितना था? 64%। तो इसका 64% कितना होगा? 2 जीरो गए, 64 दूनी 128। इसका मतलब ये जो 200 लीटर निकाला था, इसमें 128 दूध भी तो था, तो उस 128 को भी इसमें जोड़ दो। अगर 128 को जोड़ दिया तो ये कितना आया? 288। 288 मतलब ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब मिश्रण के एकदम प्रारंभ में दूध, मतलब टोटल मिश्रण में 288 लीटर दूध था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किसी निश्चित धनराशि पर 11/1/9% की दर से 11/1/9% का मतलब क्या है? 100/9%, मतलब 1/9। ठीक, चक्रवृद्धि 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 रुपए है, तो मूलधन की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे मूलधन की राशि ज्ञात करनी है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का डिफरेंस 160 है। बहुत सारे मेथड है, सक्सेसिव से निकाल लो आप, ट्री मेथड से निकाल लो, गोल्डन रेशियो से, जैसे मन करे वैसे निकाल लो। मान लो हमने सक्सेसिव लगाया, पहले वर्ष में क्या होगा? 9 से 10। दूसरे वर्ष में क्या होगा? 9 से 10। सीआई की बात चल रही है। ओवरऑल कितना होगा? 9 9 81, 10 10 100। कितना इंटरेस्ट लग गया इसको? 19 रुपए का इसको लग गया। ये है सीआई। आप एक चीज देखो, 19 रुपए का 19 का लग गया सीआई, लेकिन एसआई कितना होगा? मान लो ये मूलधन है, तो एसआई कितना होगा? 1/9 होगा। तो 81 का 1/9 कितना होगा? 9 से 81 गए 9 बार 9, मतलब 1 साल का एसआई 81 का कितना है? 9 रुपए। तो 2 साल का कितना होगा? 2 ईयर्स एस आई कितना होगा? 9 × 2, मतलब 18 रुपए। तो एस आई हो गया 18 रुपए, सी आई हो गया 19 रुपए। तो ये सी आई एस आई से कितना रुपए ज्यादा है? 1 रुपए कब ज्यादा है? अगर हमने मूलधन 81 माना है तो। ठीक, तो एक की यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 160। मूलधन बताना है, मूलधन हमने कितना मान लिया? 81। 81 यूनिट कितनी आ गई? 160 × 81। ये आ गया 0 का 0, 16 एकम 16 का 86 लगा 1, 16 अट्ठे 128 और एक हासिल था वो जोड़ दिया 129। तो आंसर आया 12,960, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एक छोटे त्रिभुज का निर्माण बड़े त्रिभुज के एबीसी के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर किया गया है, जिसमें ए बी इज इक्वल टू 6 सेमी, बी जी इक्वल टू 8 सेमी, बी सी इज इक्वल टू 8 सेमी और सी ए इज इक्वल टू 10 सेमी है। इस प्रकार बने छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब एक चीज देखो, इसकी साइड्स देखो ध्यान से, ये 6, ये 8, ये 10। आपको पता है 6 8 10 की ट्रिपलेट होती है भाई, 6 8 10 की ट्रिपलेट होती है। जब 6 8 10 की ट्रिपलेट होती है तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा? तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया इस तरह से।
राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ए बी सी, मान लो ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तीनों का मिड पॉइंट ले लो, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट मिला दो, कुछ इस तरह से बन गया, ये आ गया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बन गया। एक मिनट, ठीक है। तो पूछा है कि इस प्रकार बने छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप एक चीज ध्यान रखना, चाहे ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे ट्रायंगल इस तरह से हो। अब मैंने इसके मिड पॉइंट को मिला दिया इस तरह से, ये मिला दिया मिड पॉइंट को। तो अब इसमें कितने ट्रायंगल में डिवाइड हो गए, 1 2 3 4, तो ये एक ट्रायंगल 4 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। इसी तरह से 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। तो थ्योरम ये है या फैक्ट ये है कि ये चारों ट्रायंगल का रेशियो, चारों ट्रायंगल का एरिया हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमें छोटे वाले ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो हम बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसका 1/4 कर देंगे, क्योंकि चारों ट्रायंगल बराबर हैं ये अंदर वाले। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल के हम 1/4 कर देंगे, जब छोटे ट्रायंगल का एरिया ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा भाई, ये तो हो गया इसका बेस, ये हो गया बेस, और ये हो गई हाइट, ये हो गई हाइट। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया 8, इंटू हाइट कितनी होगी 6। तो 2 से 8 गया, 4 बार 6 चौक 24। ठीक है, तो ये आ गया इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 24। छोटे वाले का निकालना है तो क्या करेंगे, 24/4, 4 से 24 गया 6 बार। तो ऑप्शन नंबर सी 6 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी के अंदर एक बिंदु आई है, एंगल एआईसी, एंगल बीआईसी, एआईसी और एआईबी के समद्विभाजक बिंदु ई एफ और डी में क्रमशः भुजा बीसी सीए और ए बी पर मिलते हैं। ए डी डी बी ए एफ एफ सी और बीई की लंबाई क्रमशः 3 5 4 4 6 है, तो सीई की लंबाई कितनी है। आप देखो, ये हो गया ट्रायंगल, कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये रहा। ये आ गया ट्रायंगल ए बी सी। इसने बोला है कि ट्रायंगल बी आई सी ए आई सी और ए आई बी के समद्विभाजक बिंदु ई एफ और डी पर, ई एफ और डी में क्रम से भुजा बी सी सी और ए बी को मिलते हैं। तो आई क्या होगा, एक तरह से आई इसका इन सेंटर होगा, या आई यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लो आई, तभी तो सारे बनेंगे। बी आई सी, बी आई सी, ये बन गया बी आई सी। ए आई सी, अब बन गया ए आई सी, और ए आई बी के समद्विभाजक ई एफ डी। अब इसका समद्विभाजक इस वाले एंगल को सही डिवाइड करेगा, मतलब इक्वल डिवाइड करेगा, तभी तो ये समद्विभाजक होगा। बीसी को कितने पर मिलता है, ई पर, ये इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया, ये यहाँ पे मिला ई पर। ठीक, ये सी ए पर कौन मिल रहा है, एफ वाला, सी ए पर यहाँ पर मिलेगा एफ वाला। अब ये कौन सा बचा, डी, यहाँ मिलेगा डी वाला। ठीक है, तो ए डी डी बी, ए डी और डी बी कितनी है 3 5। ए एफ एफ सी, ए एफ एफ सी कितना है 4 4। ठीक है, और बीई, बीई की लेंथ कितनी है 6। अगर बीई की लेंथ 6 है तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि सीई की लेंथ बताइए। एडी और डीबी की कितनी है 3 और 5, और क्या है बी ए एफ और एफ सी की कितनी है, ए एफ और एफ सी की कितनी है 4 4 8 हो गई। यदि सीई की लंबाई, सीई की लंबाई बतानी है, मतलब इसकी लेंथ बतानी है कितनी है। अब आप एक चीज देखो, एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम क्या होती है, मान लो एक ट्रायंगल है, इसका ये एंगल बाइसेक्टर है,
ठीक, तो इसकी थ्योरम क्या होगी, इसकी सिंपल थ्योरम आपको बताऊं तो ये होगी कि ये सामने वाली लाइन से जहां पर मिला, तो ये जो इसने दो पार्ट में डिवाइड किया इस लाइन को, तो इन दोनों लाइनों का रेशियो वो होगा जो इन दोनों लाइंस का रेशियो है। इसका मतलब अगर ये ए बी सी और ये डी है, तो ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन ए सी, इसका रेशियो किसके बराबर होगा, बी डी अपॉन डी सी। समझ गए, मतलब इस लाइन का और इस लाइन का रेशियो इसके और इसके बराबर होगा। ठीक, तो वही कॉन्सेप्ट हम इसमें यहां पर यूज करने वाले हैं। देखो पहले इधर देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ये भी तो बाइसेक्टर है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो कितने में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, 4/4 में। 4/4 मतलब 1/1, तो ये 1 हो गई, तो ये 1 हो गई। अगर ये 1 और ये 1 हो गई, तो ये जो साइड है ये कितनी होगी, 1, और ये जो साइड है ये कितनी होगी, 1। सिमिलरली इस तरह इधर अगर ये 3/5 में कर रही है, तो इसके अकॉर्डिंग ये साइड कितनी होगी, 3, और ये साइड कितनी हो गई, 5। ठीक है, ये साइड 3 और ये साइड 5 हो गई, क्योंकि इसका बेस मतलब ये वाली लाइन 3 और 5 में डिवाइडेड है। तो इधर से तो ये साइड 1 हो रही थी, इधर से ये साइड 3 हो रही थी, तो इस साइड को इस साइड के बराबर कर लेते हैं, मतलब इसको यहाँ पे 3 बना लेते हैं और यहाँ पर भी 3 बना लेते हैं। अब ठीक हो गई, साइड जस्टिफाइड हो गई। ये साइड 3 थी इसलिए ये साइड 3 हो गई, ये साइड 3 थी इसलिए ये साइड 5 हो गई। ठीक, अब आप इस ट्राइंगल में देखो, आप इस वाले अगर ट्राइंगल में देखोगे, तो इन दोनों साइड्स का रेशियो कितना हो गया, 5/3 इज इक्वल टू, साइड्स के रेशियो में तो बेस डिवाइड होता है, तो 5 वाले साइड में क्या है, 6, तो इधर आ गया 6, और सी ई कितना है ये हमें निकालना है, C/E, तो सी ई, तो सी ई की वैल्यू कितनी आ गई, 6×18 18/5, तो सी ई की वैल्यू कितनी आ गई, 3.6। 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3.6, 5 से डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई बाई 2 36/10 ऐसे करना चाहिए जब 5 से डिवाइड करना है, तो 3.6 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, ए बी सी ने 3:4:5 के अनुपात में पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद सी ने अपनी पूंजी का 40% निकाल लिया। इसके अगले 6 महीने में बी ने अपनी पूंजी का आधा निकाल लिया। व्यवसाय कुल 24 महीनों तक चला और कुल लाभ 2,40,000 है। तो ए बी और सी के शेयर का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हो गया ए, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन लिखनी है। बी, ये हो गया सी। 3, ए का 3 है, बी का 4 है, सी का कितना है 5। ठीक है, 3:4:5 में क्या, 6 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का 40% निकाल लिया। कुल कितना चला, 24 मंथ। तो 5, इसका जो 5 रुपए थे ये चले 6 महीने तक, प्लस क्या किया इसने, अपनी पूंजी का 40% निकाल लिया। तो 5 का 40% कितना होता है, 2। तो बचा कितना, 3। 2 निकाल लिया इसने तो 3 बचा। अब ये 3 कितने महीने चला, 18 महीने। उस तरह से इसके अगले 6 महीने में, 6 महीने तो ये हुए थे, इसके अगले 6 महीने मतलब 12 महीने ओवरऑल। 12 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। तो 12, इसके 4 रुपए 12 महीने चले, प्लस आधा निकाल लिया तो 2 बचे। ये भी कितने दिन चले, 12 महीने। ठीक, कुल 24 महीने व्यवसाय चला। ए को कुछ नहीं बोला इसने, मतलब ए ने टोटल 24 महीने ही अपने पैसे चलाए। ठीक, तो ए का कितना आया, 24 थी 72। बी का कितना आया, 12×4 = 48, 12×2 = 24, 48 और 24 = 72। सी का कितना आया, 6×5 = 30, 18×3 = 54। तो 54 और 30 कितना आया, 84। तो अगर हम इसको 12 से काट देते हो, 12×6 = 72, 12×6 = 72 और 12×7 = 84, मतलब ऑप्शन नंबर ए, 6:6:7। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक फल विक्रेता 3 प्रकार के आम खरीदता है। पहला प्रकार 10 के 4, दूसरा प्रकार 12 में 5 और तीसरा प्रकार 5 रुपए में 2 आम। वह 3 प्रकार के आमों को 2:3:1 के अनुपात में मिलाता है। यदि वह सभी 7 आमों को 7 रुपए में 3 आम के दर से बेचता है, तो उसका लगभग कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, पहले प्रकार के आम कितने हैं,
पहली बात तो हमें उन्हें 2:3:1 के अनुपात में मिलाना है, मतलब ज़्यादा भारी नहीं है, आसानी है कैलकुलेशन, तो पॉइंटों में भी आ जाए तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखो, पहला प्रकार 10 रुपए में 4 आम, तो फर्स्ट वाले में अगर 10 रुपए में 4 आम है तो एक आम कितने का होगा, तो ये होगा 10/4, 4 आम से 10, एक आम कितने में होगा, 2.5 रुपए का। सेकंड वाले में 12 रुपए में 5 आम, तो एक आम कितने का होगा, 12/5, ये आ गया 2.4। थर्ड वाले में कितने का होगा, 5 रुपए में 2 आम, 5/2, मतलब ये भी सेम 2.5 रुपए का होगा। ठीक, अब उसने क्या किया, इन आम को 2:3:1 के अनुपात में मिलाया, मतलब इसके तो 2 लिए, इसके 3 लिए, इसके 1 लिए, तो 2.5 × 2 = 5, 24 दिया 72, 7.2, और 2.5 एकम 2.5, 2.5, तो टोटल उसके कितने रुपए खर्च हो गए, 5 और 2 7, 7 5 12 और 2 14, 14.7 रुपए उसके खर्च हो गए। लेकिन वह सभी आमों को 14 रुपए में 3 आम, सॉरी 7 रुपए में 3 आम के दर से बेचता है। भाई 7 के उसने 3 बेच दिए, टोटल आम कितने हुए, 3 2 5 और 1 6, 7 के उसने 3 बेच दिए, तो 6 आम उसने कितने के बेचे होंगे, 14 के, 6 आम बेचे होंगे 14 के, 7 के उसने 3 बेच दिए, तो 6 आम उसने कितने के बेचे, 14 के, तो 14.7 के लाया था और 14 में बेच दिए, मतलब उसको 0.7 का नुकसान हो गया 14.7 पे। तो ये कितने परसेंट हुआ, पॉइंट से पॉइंट गया, 7 से 14 गया, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। ठीक है, तो 21 पंजे कितना होता है, 105, 21 पंजे 105 होता है, मतलब आंसर 5 से थोड़ा सा कम होगा, 5 से थोड़ा सा कम मतलब 7.46% लॉस। लॉस इसलिए क्योंकि 14.7 के लाया था और ओनली 14 के भेज दिए, 0.7 का हो गया लॉस, तो इसलिए हो गया लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कुछ कुछ वैसा ही है। क्वेश्चन बोलता है एक ड्रम में 3 रसायनों का मिश्रण है, PQR 2:3:5 के रेशियो में है। इस मिश्रण के 40% निकाल दिए, फिर ड्रम में 20 लीटर P और 16 लीटर Q मिला दिया, तो परिणामी रसायन की मात्रा, इसमें Q की मात्रा P की मात्रा से 24 लीटर अधिक है, तो प्रारंभिक कुल मात्रा कितनी थी। अब देखो, अब P/Q/R, क्या रेशियो है, 2:3:5, ये कब है, 40 लीटर निकालने के बाद। ठीक, अब उसने क्या बोला, इसको मान लो 2A 3A 5A, क्यों, अगली वाली कंडीशन में काम आएगा। 20 लीटर रसायन P मिला दिया, तो 20 लीटर रसायन P मिला दिया मतलब 2A + 20, और 16 लीटर Q मिला दिया, तो Q की मात्रा P की मात्रा से 24 अधिक है, 16 लीटर मिला दिया Q, तो 3A में मिला दिया 16 लीटर। अब मिला दिया तो ये क्या हो गया, Q की मात्रा P की मात्रा से 24 अधिक है, ये P की मात्रा है, ये Q की मात्रा है, तो ये Q की मात्रा ये P की मात्रा से 24 अधिक है, तो अगर मैं इसमें से 24 घटा दूं तो मतलब दोनों की मात्रा बराबर हो जाएगी। ठीक है, दोनों की मात्रा बराबर, तो ये आया 2A + 20 = 3A - 8। इसको इधर जाके घटा दो तो A आ जाएगा, और 8 को इधर जाकर जोड़ दो तो 28 आ जाएगा। ठीक, A की वैल्यू आ गई 28, ये टोटल कितना है, 5 3 8 2 10, तो 10A की वैल्यू कितनी आ गई, 280। ठीक, 10A की वैल्यू आ गई 280। लेकिन उसने हमसे पूछा है कि ड्रम में मिश्रण की प्रारंभिक कुल मात्रा कितनी थी। प्रारंभ में कितनी मात्रा होगी, भाई हमने 40 लीटर निकालने के बाद ये रेशियो बनाया था, तो इसमें 40 लीटर वापस भी तो जोड़ो, 40 वापस जोड़ दे तो कितना आएगा, 320। 320 मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन बोलता है कि राहुल ने 2 वर्ष, पहले 2 वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष, अगले 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष, और 5 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर एक धनराशि उधार ली। यदि वह 10 वर्षों के अंत में केवल ब्याज के रूप में कुल 5600 का भुगतान करता है, तो उसने कितनी धनराशि उधार ली। उसे ब्याज कितना लगा, 5600, परसेंट में उसे ब्याज कितना लगा। भाई देखो यहाँ पर कितने परसेंट की दर है, 6% की, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए 6% की दर, तो टोटल ब्याज कितना लगेगा, 12%। उसके आगे 3 साल के लिए 8% की दर, तो टोटल ब्याज कितना लगेगा, 24%। टोटल उसने कितने साल के लिए किया, 10 साल के लिए, तो 5 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 4% लगेगा, 5 वर्ष ये हो गए। अब इसके आगे के 5 साल ब्याज कितना लगेगा, 4%,
तो 5 चौक 20%, टोटल ब्याज इधर लगा 20%। ओवरऑल ब्याज कितना हुआ, 4 और 2 6, 2 2 4 और 1 5, ये हो गया 56%। तो 56% उसे ब्याज मिला। इस 56% की वैल्यू कितनी होगी, 5600। 56 से गया 56, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 100। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 10,000। ये होगी 10,000 100% की वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। एक वृत्ताकार घड़ी की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। एक जीवा और उसके सिरों को केंद्र से जोड़ने वाली दो त्रिज्याएं मिलकर केंद्र पर एक समबाहु त्रिभुज बनाती हैं। जीवा द्वारा बनी छोटी प्रतिछाया सेगमेंट को रंगा गया है। घड़ी के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग यह प्रतिछाया है। मान लो ये घड़ी है, ठीक, ये इसकी जीवा हो गई, ठीक है। जीवा के सिरों से केंद्र को मिला दिया, ये होगी 12, ठीक। ये हो गया वो छोटा वाला सेगमेंट। इसका एरिया इस पूरी घड़ी के एरिया का कितने परसेंट है ये बताना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकालने के लिए हम पहले इसका एरिया निकाल लें, इस चाप का एरिया। उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें जो समबाहु है। समबाहु मतलब सारी भुजाएं समान, इसका मतलब सारे एंगल समान, 60 60 60 के, ठीक है। इस तरह से निकलेगा। तो पहले इस चाप का एरिया निकाल लेते हैं। तो इस चाप का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या थी, 3.14, 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है, 12, 12 इंटू 12 इंटू 60/360। ये इससे गया 6 बार, 6 से 12 गया 2 बार, ठीक है। इस 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं आगे कर दूं तो ये हो गया 28, 3 दूनी 6 इंटू 12। और मैं और करूँ तो 12 से इसकी मल्टीप्लाई, 12 अट्ठे 96 का 6, हासिल लगे 9, 12 दूनी 24 और 9 33 का 3, हासिल लगे 3, 12 6 72 और 3 75, ठीक। ये आ गया इस चाप का एरिया। अब मैं निकालूं एरिया ऑफ ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज है तो फॉर्मूला क्या होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3 की वैल्यू हमें दी है 1.732/4 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। 4 तिया हो गया 12, 32 तिया 96, 17 तिया 51, 5.196 इंटू 12, ठीक है। तो अगर मैं इस 196 को 2 मान लूं, क्योंकि अप्रोक्स में ही तो आ जाएगा, 5.196 है तो इसको मैं लिख लेता हूँ 5.2 इंटू 12। अब करूँ 12 दूनी 24 का 4, हासिल लगे 2, 12 पंजे 60 और 2 62, ये आ गया ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब इस ट्रायंगल के एरिया को इस चाप के एरिया में से घटा दो तो 62.4, इसमें से इसको घटा दूं, ये 36 है, 0.36 को अप्रोक्स में 4 मान लेता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन में आसान होगा। तो इसको मान लिया 4, 4 में से 4 गए 0, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 1 गए 6। तो कितना एरिया बच गया, 13। तो ये जो एरिया 13 है, ये इस सर्कल के एरिया का कितने परसेंट है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 12 इंटू 12। ये इसका कितने परसेंट है, ऊपर आ गया 100, परसेंट निकाल रहे हैं और ये पॉइंट हटाया तो ऊपर आ गया 100, ठीक। 3 चौक 12, 25 चौका 100, 3 चौक 12, 25 चौका 100, ठीक। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो 25 पंजे 125 पंजे 625, 625 इंटू 13 कितना आया, 13 पंजे 65 का 5, हासिल लगे 6, 13 दूनी 26 और 6 32 का 2, हासिल लगे 3, 13 6 78, 79 80 81, 81 81 25 अपॉन 3 तिया 9, 314 इंटू 9 करो तो 14 नमा 126 का 6, हासिल लगा 1, 9 तिया 27 और 1 28, ठीक। अब आप एक चीज देखो, हमें 2826 से 8125 को डिवाइड करना है, मतलब बताना है ये कितने परसेंट है, ठीक है। परसेंट के चिन्ह तो हमें यहाँ पे लगा देता, खाली हमें इसको डिवाइड करना है। आप देखो 28 तिया कितने होते हैं, 28 तिया 84 होते हैं और ये कितना है 81, मतलब ये 3 से थोड़ा सा कम है इसके। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये 28 के 3 से थोड़ा सा कम है,
तो 3 से थोड़ा सा कम यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। पूरा करने की जरूरत ही नहीं, एग्जैक्ट हमें ऑप्शन देख के पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन समझना, एक बेलन जिसकी रेडियस 6 है, हाइट 12 है, में एक छेद जिसकी रेडियस 3 और हाइट भी उतनी है सेम, मतलब 12 ही हाइट किया जाता है, तो मूल आयतन का कितने प्रतिशत हटा दिया जाता है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, दोनों का रेशियो निकाल लो, सबसे आसान होगा। कैसे, मान लो ये वाला बेलन है, इसका एरिया कितना होगा, सॉरी वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम 1 रेशियो वॉल्यूम 2। इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई इंटू 6 इंटू 12 रेशियो। दूसरे वाले जो छेद किया उसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई इंटू 3 इंटू हाइट सेम है 12। देखो पाई से पाई गया, 12 से 12 गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, रेशियो कितना आ गया 4:1। इसका मतलब कितने प्रतिशत हटा दिया गया, 4 में से 1 घटा दिया, तो कितने परसेंट हटा दिया, 1 हटा दिया 4 में से, तो 1 4 का कितने परसेंट है, 25%। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 वर्ग सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो एरिया कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या दी है 49√3, √3 से √3 गया, तो ए स्क्वायर कितना आ गया 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, पेयर में से एक ले लो, 7 इंटू 2 मतलब 14। उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या त्रिभुज की भुजा के बराबर है, मतलब रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई 14, तो उस वृत्त की परिधि क्या होगी, परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा 2πr, तो ये आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 7 से 14 गया 2 बार, सरकमफ्रेंस आ गई 88। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। या फिर एक चीज कर सकते थे, जैसे ही आपने यहाँ पे देखा ना परिधि क्या होगी, परिधि में पाई आएगा, पाई में आएगा 22, 22 में आएगा 11, तो 11 से कटने वाला यहाँ पे एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 27 पाई सेमी क्यूब के आयतन के ठोस शंकु को एक खोखले बेलन के अंदर रख दिया जाता है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई शंकु जितनी है, तो खाली स्थान को भरने के लिए पानी की आवश्यक मात्रा है। ये हो गया बेलन। इस तरह से मान लो एक बेलन था, अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इस तरह से शंकु रख दिया, ये रख दिया भाई शंकु, शंकु रख दिया। अब उसने पूछा है कि अब ये जो खाली स्थान बच गया ना, इधर इधर बच गया और इधर बच गया, इसको भरने के लिए क्या कितनी जगह चाहिए। अब एक चीज देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशियो वॉल्यूम ऑफ कोन, इनका रेशियो क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है πr²h, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²h, πr²h से πr²h गिट गया, ये 3 आ गया इधर, तो दोनों का रेशियो कितना हो गया 3:1। इसका मतलब जो सिलेंडर का वॉल्यूम है ना, वो कोन के वॉल्यूम का 3 गुना होता है। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है कोन के वॉल्यूम का 3 गुना होता है। अगर कोन का वॉल्यूम 1 है तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा 3। यहाँ पे क्या बोला है इसने, यहाँ पे बोला है कि कोन का जो वॉल्यूम है कितना है 27, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 27 पाई इंटू 3, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो गया 81 पाई। उसने पूछा है इसमें 27 तो रख दिया अंदर, खाली स्थान को भरने के लिए कितना पानी चाहिए, तो 27 तो भर ही दिया उसने कौन से, तो बचा कितना 81 में से 27 गए 54 पाई। ठीक, 54
पाई, खाली कितना बचा 54 पाई। तो इतनी जगह चाहिए होगी इसको भरने के लिए। इसको बिना पेन उठाए दिमाग में भी किया जा सकता था। कैसे कि 27 आयतन के ठोस शंकु को एक खोखले बेलन के अंदर रखा है, त्रिज्या और ऊंचाई एकदम सेम है, तो खाली स्थान को भरने के लिए पानी कितना चाहिए, 27 सेमी क्यूब का शंकु है। अब उसको जब उसके अंदर रखा है तो जो बचा होगा क्षेत्र होगा, मान लो 3 था वॉल्यूम बेलन का, एक उसके अंदर रख दिया, तो अब वॉल्यूम कितना बचा 2। तो 27 की मल्टीप्लाई 2 से की तो कितना आया 54। तो डायरेक्ट 54 भी सोच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 20,000 रुपए पर 10% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, एक बार वार्षिक लगा एक बार अर्धवार्षिक लगा, के बीच की राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो अगर एक ईयर के लिए लगा तब रेट कितनी होगी 10% होगी। अगर अर्धवार्षिक लगा, अर्धवार्षिक मतलब अगर 6 मंथ के लिए लगा तब रेट कितनी होगी, तब रेट होगी 5%, और 5% 2 बार लगेगी। ठीक है, अगर एक ईयर के लिए लगा तो सिंपल 10% होगा, लेकिन अगर अर्धवार्षिक लगा मतलब हर 6 मंथ पे लगा तब रेट होगी 5% और 5%, तब होगा एक मंथ के लिए। तो 5% और 5% जब 2 बार लगेगा तो इफेक्टिव रेट कितनी होगी एक साल के लिए, तो 5 + 5 + 5 × 5 अपॉन 100। ठीक है, 5 और 5 10, 10 + 0.25, तो ये आ गया 10.25%। ये होगी इफेक्टिव रेट। ये हमने फॉर्मूला लगाया है सक्सेसिव परसेंटेज का, a + b + a × b अपॉन 100। तो यहाँ पे इफेक्टिव रेट कितनी आ गई 10.25। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 0.25% का डिफरेंस है। तो यही 0.25 का डिफरेंस हमें बताना है 20,000 का कितना होगा। तो ये हो गया 20,000, 20,000 का 0.25% कितना होगा 0.25 अपॉन 100। इस पॉइंट को हटाया, एक और 100 ले लिया नीचे। ठीक, 4 0, 1 2 3 4 0, ये आ गया 25, 25 दूनी 50, मतलब टोटल 50 रुपए का होगा डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाहरी कोण 18 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम अंतः कोण वाला फॉर्मूला देख लें। अंतः कोण का फॉर्मूला क्या होता है n-2 × 180 अपॉन n इज इक्वल टू एंगल। इस एंगल का मतलब क्या है, इस एंगल का मतलब ये है कि अगर अंतः कोण दे दिया, यहाँ पे अंतः कोण दे दिया तो हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितनी भुजाएं हैं, और यहाँ पे हमें भुजाएं दे दी तो हम यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं कितना है। ये है इंटीरियर एंगल के लिए, इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या है, एक्सटीरियर एंगल के लिए सिंपल है, एक्सटीरियर एंगल के लिए कुछ नहीं है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 अपॉन n। ठीक है, अगर 360 अपॉन n किया, क्योंकि किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, अगर हमने 360 को n से डिवाइड कर दिया तो हमें एक एक्सटीरियर एंगल का पता चल जाएगा कि कितना है। तो वही तो हमें दिया है यहाँ पे, हमें यहाँ पे दे दिया कि एक्सटीरियर एंगल है 18 डिग्री, तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी 360 डिग्री अपॉन n। 18 से ये कितनी बार गया 18 दूनी 36, n की जाके इधर मल्टीप्लाई होगी तो n की वैल्यू कितनी आ गई 20। इसका मतलब टोटल उसकी साइड्स कितनी है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 250 मीटर लंबी ट्रेन 25 सेकंड में 50 मीटर लंबा पुल पार करती है। तो इसका मतलब 250 तो उसकी खुद की लेंथ है, 500 मीटर पुल उसे लंबा पार करना है, तो टोटल उसको डिस्टेंस कितनी चल रही है 750 मीटर। 750 मीटर उसको डिस्टेंस चलनी है कितने सेकंड में 25 सेकंड में। तो उसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी हो गई 750 अपॉन 25, 25 दिया 75, तो स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और उसी गति से 30 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पार करती है। अब आप एक चीज देखो, 30 की स्पीड से 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार करती है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई उसकी, 30 की स्पीड से 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार किया तो टोटल उसने 900 मीटर चला।
अब इस 900 मीटर का क्या मतलब है, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसके द्वारा चलेगी टोटल दूरी, मतलब उसकी खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, उसकी खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये होती है टोटल दूरी उसके द्वारा चली गई। तो यहाँ पर उसने टोटल कितना चला, 900। 900 में से उसकी खुद की लेंथ कितनी है, 250। तो 900 में से अगर मैं 250 घटा दूं तो कितना आया, 650। इस 650 का क्या मतलब है, 650 का मतलब है कि ये जो 650 है ये है प्लेटफॉर्म की लंबाई, मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि m इज इक्वल टू 1 + √2 + √3 तो m + 1/m कितना होगा। ठीक, तो इसमें क्या करें, डायरेक्ट m की वैल्यू रख दें, 1 + √2 + √3 प्लस 1/1 + √2 + √3 - 1। ठीक, इस 1 से ये 1 चला गया, आया 1 + √2 + √3। अब यहाँ पे देखो ये √3 + √2 लिख लो, इसको इसको मैं अलग सोल्व कर दूं, 1 + √3 + √2 लिख लो। अब ऊपर और नीचे √3 - √2 और √3 - √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये a + b a - b बन गया, मतलब a² - b² मतलब बन गया, मतलब 3 - 2 यहाँ आ गया 1। तो ये कितना आ गया, √3 - √2, नीचे तो 1 बन गया था, तो इस टर्म को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, √3 - √2, -√2 से +√2 गया, ये आ गया 1, और एक √3 ये रहा, एक ही √3 ये रहा है, तो ये आ गया मिलके 2√3, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए यदि 1/1 + sin थीटा प्लस 1/1 - sin थीटा। ठीक, एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम क्या आया, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। ठीक, ये इसकी मल्टीप्लाई इधर हो गई, 1 - sin थीटा प्लस 1 + sin थीटा, ये इससे कट गया। यहाँ ऊपर कितना आया 2, यहाँ पे 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, ये क्या बन गया 1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos² थीटा का, नीचे आ गया cos² थीटा। तो ये नीचे जब cos² थीटा है तो 1/cos² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, तो ऊपर आके क्या बनेगा, ये ऊपर आके बनेगा sec² थीटा। ठीक, आंसर आया आपका 2 sec² थीटा, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन आज का, एक सममित षटभुज आधार वाला एक समकोण प्रिज्म है जिसकी भुजा 5 सेमी और ऊंचाई 12 सेमी है। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा, भुजा कितनी है 5 सेमी, और इसका पेरीमीटर बेस है क्या, बेस है समषटभुज। ठीक है, तो इसका मतलब 6 की 6 भुजा होंगी है 5 5 की, तो इसका वो कितना हो गया पेरीमीटर, 5 6 30, तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया बेस का 30, हाइट कितनी होगी 12, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया 12 या 36 360, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो गया आपका सही आंसर। ठीक, तो ये थी हमारी आज की क्लास, कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो उसको भी कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन में ये डाउट था। तो इस सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं और ऐसे ऐसे ही अच्छे सवाल लेके आने वाले हैं जो एसएससी 2026 या रेलवे 2026 में आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में मैंने काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रखे हैं और कुछ क्वेश्चन अलग सोर्स से रखे हैं जिससे आपको वेरिएशन देखने के लिए मिले। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।